स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन चैनल पर डेली करंट अफेयर्स राजस्थान की कक्षा में दिनांक 10 और 11 नवंबर 2020 की खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 30। अटल नवोन्मेष मिशन अर्थात अटल इनोवेशन मिशन, जिसे हम AIM के नाम से भी जानते हैं, उस मिशन के अंतर्गत हाल ही में जो है एक देश के संस्थानों के साथ मिलकर के और भारतीय स्कूली छात्रों के लिए वर्चुअल कार्यक्रम का लॉन्च किया गया है और वो है रूस। तो रूस के एक शिक्षण संस्थान और अटल नवोन्मेष मिशन ने जो है मिलकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये कार्यक्रम भारतीय और रूस के स्कूली छात्रों के लिए 14 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नाम AIM SIRIUS नवोन्मेषण कार्यक्रम 3.0 रखा गया है। तो पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के लिए मोबाइल और वेब आधारित तकनीकी संबंधी समाधान विकसित करना है। तो आने वाले समय में तकनीक के लिए और अधिक नवाचार हमारे पास उपलब्ध हो सके, उसमें इसका काम होगा। कुछ प्रमुख तकनीकें जिन पर ये काम करने वाला है उनमें 21वीं सदी की ऐप डेवलपमेंट टेक्निक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन, UI और UX, वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, गेमिफिकेशन, 3D डिज़ाइन और रैपिड प्रोटोटाइपिंग जैसे गुण सम्मिलित होंगे। तो इन सभी जो सेक्टर्स हैं उनमें हमारे स्टूडेंट्स नवाचारों का प्रदर्शन कर सकें और उनके नवाचारों से देश में विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी एप्लीकेशंस बनाए जा सकें, उसका कार्य इसमें होगा। उद्योग और एकेडमी से AIM और SIRIUS मेंटर्स टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे इन छात्रों को बेहतर वातावरण भी मिल पाएगा। दोस्तों, हाल ही में देश के एक राज्य में जम्मू कश्मीर के अलावा, मतलब जम्मू कश्मीर तो केसर के लिए जाना ही जाता है, लेकिन उसके अलावा एक और राज्य है जहां पर केसर के पौधे को उगाने में सफलता प्राप्त हुई है और उसका नाम है सिक्किम। तो सिक्किम में जो है अब केसर की खेती की जाएगी, इसकी सफलता के संकेत मिले हैं। तो अभी तक केसर का कटोरा के नाम से जाने जाने वाला कश्मीर ही केवल मात्र केसर का उत्पादन राज्य था, लेकिन अब जो है केसर के बीजों से निकले पौधों को कश्मीर से सिक्किम ले जा करके और वहां रोपा गया। सिक्किम जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है, उसके दक्षिणी भाग में स्थित यांग यांग नामक स्थान पर इन फूलों की खेती की गई है और इसमें सफलता भी हासिल हुई है। सिक्किम की बात करें तो ये नेपाल और भूटान से लगती हुई जो सीमा है वहाँ पर स्थित है और कंचनजंगा चोटी भी यहाँ पर स्थित है, जो कि इसकी अत्यधिक ऊंचाई को दर्शाती है और इसी वजह से यहाँ पर खेती की, ये जो केसर की खेती है, ये भी संभव हो पा रही है। भारत में अगर हम डिटेल में बात करें तो पंपोर क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जैसे जो क्षेत्र हैं वे भी केसर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। केसर एक औषधीय गुणों से युक्त पौधा है और इसे कश्मीर की विरासत ही माना जाता रहा है। हाल ही में सरकार ने नेशनल मिशन ऑन केसर की भी शुरुआत की थी, जिसमें इसे बेहतर बनाने और अन्य क्षेत्रों में भी इसकी खेती के विकल्प ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगली प्रश्न की बात करते हैं। 15वां वित्त आयोग, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी और NK सिंह की अध्यक्षता में इस आयोग ने जो है पिछले वर्ष ही इसी वर्ष अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी सौंपी थी 30 जुलाई को, ठीक है। और उसी के आधार पर जो है वर्ष 2020-21 के लिए बजट के प्रावधान किए गए थे। अब जो है 2021 से लेकर 2021-22 से लेकर 2025-26 का जो समय अंतराल आने वाले समय का है, उसके लिए अंतिम रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। तो NK सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने 9 नवंबर 2020 को अपनी इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा है। जी हाँ दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह जो वित्त आयोग है यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही सौंपता है, जिसके आधार पर मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त के बंटवारे को निश्चित किया जाता है। भारत एक संघीय राज्य और इसीलिए वित्त और अधिकारों का बंटवारा यहाँ पर काफी आवश्यक है और ये कार्य निष्पक्ष तरीके से किया जाए, इसी को देखते हुए संवैधानिक आयोग के रूप में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। हर 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति यहाँ पर
होती है। तो जो वित्त आयोग बनाया गया था उसमें अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद सदस्य थे। अब की बार चूंकि कोरोना से प्रभावित समय होने की वजह से और भविष्य में भी इसका इम्पैक्ट होने की वजह से इस रिपोर्ट को फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स का शीर्षक दिया गया है। अब क्या होगा, इसी रिपोर्ट की एक कॉपी प्रधानमंत्री को भी सौंपी जाएगी, जिसे शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्री के द्वारा संसद के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। अभी तक वित्त आयोग मुख्य रूप से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी और उनके हस्तांतरण पर अपनी रिपोर्ट देती है, लेकिन 15वें वित्त आयोग में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, बिजली क्षेत्र को मिलने वाले इंसेंटिव और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे मामलों पर भी सिफारिश की गई है। दोस्तों, लगातार वित्त आयोग द्वारा जो है राशि में वृद्धि की गई है। जहां 13वें वित्त आयोग ने 32% राशि राज्यों को दी थी, वहीं पर 14वें वित्त आयोग ने इस राशि को बढ़ाकर 42 कर दी थी। हालांकि 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में भी इसे 42% पर ही बरकरार रखा, लेकिन हाल ही में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राज्यों की हिस्सेदारी घटकर 41% आ गई थी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन जो है वो केंद्र द्वारा किया जाता है। तो 15वें वित्त आयोग ने अपनी 42% राशि की ही सहमति जताई थी और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद ये राशि 41% ही रह गई थी। तो डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे जब भी ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा ये प्रश्न है। हाल ही में एक देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची से हटाया गया और इसका नाम है सूडान। अमेरिका द्वारा इसकी घोषणा की गई है और भारत ने इस कदम का स्वागत भी किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 अक्टूबर 2020 को सूडान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से बाहर कर दिया था। इसके बाद सूडान ने इजराइल के साथ में अपने संबंधों को सामान्य बनाने की घोषणा भी की और वह तीसरा ऐसा देश बन गया जिसने इजराइल से अपने संबंध सामान्य बनाए हैं। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने भी इजराइल से समझौते किए हैं। अमेरिका ने 1993 में सूडान को आतंकवाद समर्थित देशों की सूची में डाल दिया था और इसके बाद उसे वित्तीय बाजारों से काटकर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया गया। पिछले साल सूडान की सत्ता पर कब्जा जमाने वाले नेता अल उमर अल बशीर जो है, उनके शासन के खिलाफ विशाल प्रदर्शन के बाद सेना ने तख्तापलट करते हुए बशीर सरकार को हटाकर एक अंतरिम सरकार बनाई थी और यही अंतरिम सरकार 2022 तक सत्ता संभालेगी, जब इन्हें देश में पारदर्शी चुनाव कराने की बाध्यता बनी हुई है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं खेलों की कुछ खबरों की। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो डैनियल मेदवेदेव रूस के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके और पेरिस मास्टर्स टेनिस खिताब जीत लिया है। विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव का ये 8वां एटीपी खिताब है, जबकि तीसरा एटीपी 1000 खिताब ये माना जा रहा है। मारत सफीन सबसे ज़्यादा 3 बार, निकोलो देविंदेको और करेन खचानोव, इन तीनों खिलाड़ियों ने भी पेरिस मास्टर्स जीते हैं और डैनियल मेदवेदेव चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस मास्टर्स को अपने नाम किया है। दोस्तों, महिला T20 टूर्नामेंट, जिसे वुमेन T20 चैलेंज प्रतियोगिता या वुमेन IPL का नाम भी दिया जाता है, उसे जीतने का श्रेय अब की बार IPL ट्रेल ब्लेजर्स टीम को मिला है। तो महिलाओं के IPL के फाइनल में स्मृति मंधाना के ट्रेल ब्लेजर्स ने हरमनप्रीत कौर की सुपरनोवाज को हरा करके ये चैंपियनशिप अपने नाम की। खिताबी मुकाबले में ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवाज को 16 रन से हराया। इसी के साथ मंधाना से पिछली 2 बार से टूर्नामेंट जीतती आ रही हरमनप्रीत की टीम से खिताब छीन लिया। इससे पहले हरमनप्रीत की टीम सुपरनोवाज ने पिछले दोनों सीजन अपने नाम किए। पिछले सीजन में हरमन खुद टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल थी। यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में 4 से 9 नवंबर आयोजित किया गया था। पहले ये मई 2020 में जयपुर में आयोजित किया जाना था, हालांकि कोरोना की वजह से इसे UAE में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में हर वर्ष 3 टीमें भाग लेती हैं और इसमें 3 मैचों के समूह चरण और उसके बाद एक फाइनल मैच आयोजित होता है। टूर्नामेंट में सुपरनोवाज के खिलाड़ी राधा यादव को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक भारतवंशी को अमेरिका में नवगठित
12 सदस्यीय कोरोना टास्क फोर्स के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों भारत के विवेक मूर्ति, भारतवंशी विवेक मूर्ति हैं जिन्हें इस पद के लिए सम्मिलित किया गया है और अमेरिका को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टास्क फोर्स काम करेगी। विवेक मूर्ति अमेरिका के पूर्व सर्जन जनरल भी रह चुके हैं। येल मेडिकल स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएट किया और उनको राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सर्जन जनरल नियुक्त किया था। इसके अलावा वे पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन कोर में वाइस एडमिरल भी रह चुके हैं। मूलभूत रूप से कर्नाटक से संबंधित वे रहे हैं और उनके साथ साथ फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व कमिश्नर डेविड कैसलर और येल पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर मार्केला नुनेज स्मिथ को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें जिन पर हमने चर्चा की। इनके पीडीएफ प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से हमारे आर एस जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसके साथ वहां से आप इन्हें परचेज करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहें इसी तरह हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।